तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा रिसेंटली रिलीज हुई एक हॉरर कॉमेडी फिल्म को जिसका नाम है द राजा साहब। अब देखो ये जो मूवी है इसकी रेटिंग उतनी अच्छी नहीं है, काफी सारे लोगों ने इसको बहुत ही ज्यादा नेगेटिव रिव्यूज भी दिए हैं। जिसका रीजन पता है क्या है? उसका रीजन ये है कि ट्रेलर के अंदर काफी सारे ऐसे सीन्स थे जो कि इन लोगों ने मूवी के अंदर ऐड नहीं करे। लेकिन हाँ, रिसेंटली ही डायरेक्टर की तरफ से एक अनाउंसमेंट है कि मूवी के अंदर डिलीटेड 4 मिनट के जो सीन्स थे उनको वापस से ऐड करा जाएगा और तब जाकर हो सकता है कि शायद से ये मूवी सेंस बनाए। और इन सीन्स के बारे में मैंने बीच में बात भी करी है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि कभी भी सीन्स कहीं से कट कर कहीं पर भी आ जा रहे थे। बाकी आप लोग मुझे बताइएगा कि अगर आपने इस मूवी को थिएटर के अंदर देखा है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, कमेंट सेक्शन में झूठ बोलना है, सरकाज़म बहुत ही तगड़ा होना चाहिए और जिसका सरकाज़म बेस्ट होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में फीचर भी मिलेगा। और रिसेंटली मैंने एक्सप्लेन करी एक बहुत ही बढ़िया बंगाली हॉरर सीरीज, इनके साथ आपने मिस कर दिया जाकर देख लीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है नरसापुर जंगल हैदराबाद से, जहां पर हम देखते हैं एक लाश उठाने वाली गाड़ी को, जिसके अंदर एक वार्ड बॉय एक लाश का अंतिम संस्कार करने के बाद उसकी अस्थियों को लेकर जा रहा होता है। वो एक होटल आता है जहां पर होटल मालिक से उसकी कुछ बहस हो जाती है और बहसबाजी में वो बताता है कि वो एक लाश की अस्थियां ला रहा है जिसके पास से उसे कुछ सामान और एक 500 रुपए का नोट मिला था। अब अचानक से होता यह है कि ये 500 रुपए का जो नोट होता है वो उठकर खुद पे खुद कहीं जाने लगता है। वो जंगल में आ जाता है जिसके पीछे पीछे ये वार्ड बॉय भी आ गया था और हम आस पास हलचल होता हुआ देखते हैं। अब जंगल के अंदर एक बड़ी सी छिपकली यानी कि कोमोडो ड्रैगन उसको डराती है, जिससे कि वो दूसरी साइड भागने लगता है और नोट का पीछा करते हुए एक बहुत बड़ी और खाली पड़ी हुई हवेली तक आ जाता है। अब ये वार्ड बॉय हवेली के अंदर जाता है जहां पर उसे कुछ अजीब सी पेंटिंग्स दिखती हैं जिसमें कई सारे स्पाइरल्स बने हुए थे जिनसे कि हिप्नोसिस किया जाता है। ढेर सारी आंखों के सिंबल थे और ऐसी ही पेंटिंग्स वहां पर थी और ये उसे चलती हुई नजर आती हैं, लेकिन वो उस नोट के लालच में इसको इग्नोर कर देता है। साथ ही साथ ये हवेली बहुत ही अजीब थी क्योंकि यहाँ पर एक बिल्ली दीवार पर उल्टी चल रही होती है। खैर वो वार्ड बॉय अब आगे जाता है जो कि इस पर ध्यान नहीं देता कि उसके पीछे एक सर कटी हुई लाश भी पड़ी हुई थी। सामने उसे एक बड़ी सी चेयर दिखाई देती है और पास में रखा हुआ पियानो अपने आप बजने लगता है। अब वो उस नोट को वहीं पर देखता है जिसे वो उठाने जाता है, लेकिन अब तक वो चेयर हिलने लगी थी और तभी वार्ड बॉय को एक आवाज आती है कि उसने उस लाश से जो कुछ भी लिया था वो सब कुछ यहीं पर रख दे। और ये सुनकर वार्ड बॉय बहुत डर गया था, जो कि तुरंत ही उस नोट को, 2 अंगूठियों को, एक लॉकेट और रिस्ट वॉच को वहां पर रख देता है और पलट कर जाने लगता है। लेकिन अब तक वो सर कटी लाश जिंदा होकर उस पर हमला कर देती है। खैर अब कहानी यहाँ से दूर किसी गांव में आती है जहां पर रहता है राजा साहब यानी कि राजू, जिसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है। उसकी बस एक दादी है जिनका नाम गंगा माँ है, जिनको अल्जाइमर की प्रॉब्लम है, मतलब कि वो सब कुछ भूल जाती हैं। लेकिन उनको याद है तो बस उनके पति कनक राजू, जो कि 1950 या फिर 1960 के आसपास ही लापता हो गए थे और तब से वो वापस लौट कर नहीं आए। और वो आज भी उनको याद करती है, ढूंढती रहती है, लेकिन उनकी कोई भी खबर नहीं आती। राजू इससे काफी परेशान रहता है और उसकी एक दोस्त भी है अनीता, जो कि उसको संभालती है, उसकी हेल्प करती है, उसको पैसे वगैरह भी देती रहती है क्योंकि वो उसको बहुत ही ज्यादा पसंद करती है, उससे प्यार करती है, इनफैक्ट उससे शादी करना चाहती है। लेकिन यहाँ पर राजू जो है ना, वो खाली उसका इस्तेमाल कर रहा होता है पैसे के लिए। यानी कि राजू जानता है कि अनीता उससे प्यार करती है, लेकिन वो खाली यहाँ पर उसका इस्तेमाल कर रहा होता है। खैर अब एक दिन उससे मिलने उसका कोई दोस्त आता है जो कि उसे अपनी और अपनी बीवी की फोटो दिखाता है जो कि उसने हैदराबाद में खींची थी, जिसके अंदर राजू अपने दादाजी को नोटिस कर लेता है और ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि अगर उसके दादाजी हैदराबाद में हैं तो वो आज तक लौटकर क्यों नहीं आए। अब वो ये फोटो अपनी दादी को दिखाता है जो कि अपने पति को देखते ही पहचान जाती है कि ये तो कनक राजू हैं। अब राजू अपने मामा जी को कॉल करता है जो कि हैदराबाद में ही रह रहे हैं और पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, जो कि ये कहते हैं कि ये पुराना केस है तो इसको रीओपन करने के लिए 5 लाख रुपए लगने वाले हैं। तो राजू अनीता से वो पैसे लेने का जुगाड़ करता है। अगले ही दिन वो हैदराबाद के लिए निकल जाता है। अब यहाँ पर आते ही उसे अपने गांव का एक ऑटो वाला मिल जाता है जो कि उसे घर ले जाने लगता है, लेकिन रास्ते में राजा साहब बेसी नाम की एक नन को देखता है। पहली नजर में ही वो उसको पसंद आ गई थी। अब वो उसके पीछे पीछे चर्च तक पहुंच गया था। अब यहाँ पर उसे एक लिली नाम की बच्ची मिलती है जिससे वो बात करता है और वो बेसी की तरफ इशारा करती है, लेकिन वहाँ पर बेसी के साथ साथ एक और नन खड़ी हुई थी जिसका नाम था स्टेला। तो लिली को लगता है कि राजू उसकी बात कर रहा है, जिसका वो नाम ले लेती है और राजू को लगता है कि जिसे वो पसंद करता है उसका नाम असल में स्टेला ही है।
खैर अब लिली यहाँ से जाने लगती है और राजू को एक नन से ये पता चलता है कि लिली को असल में हार्ट प्रॉब्लम है, जिसके लिए ही चर्च डोनेशन इकट्ठा कर रही है। तो राजू अपने लाए हुए 5 लाख में से 3 लाख उसके इलाज के लिए दे देता है। साथ ही साथ ये भी कहता है कि उसे ये गुप्त रखना होगा। अब जब ये बात बेसी को पता चलती है तो वो राजू से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गई थी और उसको लगता है कि ये गॉड का कोई साइन है और राजू उसका सोलमेट है। उसकी दोस्त उसको समझाती है कि वो नन बनने वाली है, जिस पर वो ये कहती है कि वो अनाथ थी, यहाँ पर शुरुआत से रह रही है, तो नन बनने का वो सोच रही थी, लेकिन अब उसने अपने लिए पार्टनर को चूज कर लिया है और राजू से वो प्यार करने लगी थी। अब इसी बीच राजू पुलिस स्टेशन जाता है, जहां पर वो पुलिस ऑफिसर को वो बैग देता है जिसके अंदर 3 लाख कम थे और ये बताता है कि गंगा राजू नाम का एक आदमी उसके दादाजी के लिए काम करता था और उसकी दादी देवनगर साम्राज्य से थी, जिनका सोने से भरा हुआ संदूक लेकर गंगा राजू भाग गया था और उसके पीछे ही कनक राजू भी एक लेटर छोड़कर चले गए थे कि जब तक वो संदूक और गंगा राजू नहीं मिल जाता तब तक वो वापस लौटकर नहीं आएंगे। और तब से आज तक वो लौटकर नहीं आए, जो कि रिसेंटली ही 4 मीनार वाले एरिया में देखे गए। अब पुलिस ऑफिसर केस को रजिस्टर कर लेता है और कनक राजू के फोटोज आसपास के पुलिस स्टेशन में भेज देता है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर गोल्ड वगैरह का मामला था, तो पुलिस वालों को लगता है कि पैसे उसी से वसूल हो जाएंगे। खैर दूसरी ओर हम गंगा राजू को देखते हैं, जो कि अब यहाँ वहाँ भटक रहा होता है और कुछ तो जरूर छुपा कर रखे हुए है। अब अगले दिन राजू चर्च में जाता है, जहाँ पर वो गलती से कन्फेशन रूम में पहुंच गया था और वो अपने प्यार के बारे में बताने लगता है। यहाँ पर वो तो बेसी को देख लेता है, जिसको वो पसंद करता था, लेकिन बेसी अभी उसे देख नहीं पाती। अदरवाइज वो उसको देख लेती तो उससे बात भी कर लेती और दोनों रिश्ते में आ जाते। लेकिन फिर यहाँ पर अनीता का क्या होता? वो उसका इस्तेमाल कर रहा था, पैसे भी उससे ठग रहा था, तो यहाँ पर ये तो गोल्ड डिगर हुआ ना। और यही बात सबसे ज्यादा वियर्ड थी। जो लड़की उससे प्यार करती थी वो यहाँ शहर में आते ही उसे 2 दिन में भूल गया। 2 दिन क्या, यहाँ पर आते ही भूल गया था। खैर अब शाम को राजू घर पर था, जिसे बेसी का एक कॉल आता है और कॉल पर नाम से यानी कि राजू बेसी को और बेसी राजू को नहीं पहचान पाती। ऑब्वियसली इन दोनों को अभी इनका नाम पता नहीं था। वो ये बताने लगती है कि जिस दादाजी को वो ढूंढ रहा है वो असल में एक फ्रॉड है। तो कुछ टाइम पहले वो एक बच्ची को एडमिट करवाने हॉस्पिटल गई थी, जहाँ पर उसे कनक राजू लाइन में मिले थे, जिसके माथे पर एक अजीब सा सिंबल था, यानी कि बैंक के अंदर थे ये लोग, जिसने की बेसी को हिप्नोटाइज कर लिया था। और ऐसा करते समय उसके माथे का जो सिंबल होता है और आंखें लाल होकर चमकने लगी और कनक राजू ने बेसी की आंखों में देखते हुए बस इतना बोला कि पैसे दे दो। तो बेसी ने उनको पैसे दे दिए, जिसके बाद में वो वहां से चली गई। अब राजू को ये सब सुनकर काफी दुख होता है, जो कि अपनी दादी को फोन करता है कि क्या दादाजी ऐसे थे, जिस पर वो ये बोलती है कि नहीं, वो ऐसे नहीं थे, बल्कि लोगों की दिलो जान से मदद किया करते थे, जिसको सुनकर वो थोड़ा सा रिलैक्स होता है। अब वो पुलिस स्टेशन भी जाता है और बाहर से गंगा राजू उस पर पूरी नजर रख रहा था। अब अगले दिन वो कैफे के अंदर बैठा हुआ था, जहां पर उसे बेसी का कॉल आता है, जो कि उस पर गुस्सा कर रही थी क्योंकि उसकी नजर में वो एक लोफर है और अभी वो उसे जानती भी नहीं है। साथ ही साथ पुलिस ऑफिसर का भी कॉल आता है, जो कि ये बोलता है कि 3 लाख रुपए कम थे, जो कि उसे जल्दी से जल्दी चाहिए, नहीं तो राजू के मामा के साथ अच्छा नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजू के जो मामा थे वो भी पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ही थे एंड ऑब्वियस सी बात है सीनियर्स को घूस चाहिए थी। अब मामा ये सुनकर काफी डर जाते हैं कि तभी वहां पर भैरवी नाम की एक लड़की आ रही होती है, जो कि राजू को 1 करोड़ रुपए दिखाकर ये कहती है कि उसके दादाजी ने भैरवी के नाना जी की बहुत हेल्प करी थी, जिसका वो एहसान चुकाने आए हैं, लेकिन ये जो पैसे हैं वो उसके दादाजी को ही देगी। अब इतने में ही होता यह है कि कुछ चोर जो होते हैं वो पैसे को लेकर भागने लगते हैं, जिनको पीट कर राजू पैसे वापस ले आता है, जिसको देखकर भैरवी उससे काफी इम्प्रेस्ड हो गई थी और वो उसको हक करके थैंक यू बोलने लगती है, जो कि दूर से वैसी देख लेती है। उसको लगता है कि ये लड़का यानी कि राजू, जिसको वो अपना सोलमेट समझ रही थी, वो किसी और के साथ कमिटेड है और फिर वो उसके साथ में जिंदगी बिताने का और आगे बढ़ने का मन छोड़ देती है। अब राजू भैरवी को पसंद नहीं करता था और वो उसको तुरंत ही दूर कर देता है कि वो दूर से ही थैंक यू बोल सकती थी। यहीं पर उसके मामा जी और उसका दोस्त उसको बताते हैं कि नन असल में शादी ही नहीं कर सकती। इसको सुनकर उसे धक्का लगता है, वो दुखी हो जाता है। अब शाम को वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है, जिसके पास भैरवी आती है, जिसके अंदर उसे बेसी ही दिखाई दे रही थी और वो उसे प्रपोज कर देता है, लेकिन भैरवी को ऐसा लग रहा था कि शायद ये प्रपोजल उसके लिए ही था। अब रात में ही भैरवी को उसके नाना जी का फोन आता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि शॉकिंगली गंगा राजू ही थे। वो उस पर गुस्सा करते हैं कि वो क्या कर रही है, तो वो ये कहती है कि वो राजू से प्यार करने लगी है। अब गंगा राजू इससे बहुत परेशान हो जाता है और सामने लगी फोटो को देखता है, जो कि गंगा माँ की ही थी, यानी कि यहाँ पर राजू की दादी की। अब तभी हम देखते हैं कि गंगा माँ घर से कहीं पर चली जाती हैं और अनीता ये बात राजू को कॉल करके बताती है कि दादी ने इतना कहा था कि दादाजी ने सपने में आकर कुछ बोला और कहीं पर वो चली गई। और अनीता को ट्रैवल एजेंसी से इतना पता लगा है कि वो हैदराबाद के आसपास कहीं उतरी हैं। अब राजू भैरवी के साथ उनको ढूंढने निकल जाता है, जिनको कुछ लोगों ने पकड़ लिया था, जो कि उनके सोने के कंगन, चेन और मंगलसूत्र लेने लगते हैं।
और वो अपना मंगलसूत्र कभी नहीं उतारती थी। खैर अब तक भैरवी और राजू वहां पर पहुंच जाते हैं क्योंकि वो उन्हें इसी रास्ते पर ढूंढ रहे थे जिन्हें उनका बैग पास में ही पड़ा हुआ मिला था। और राजू कुछ करे इससे पहले ही भैरवी उन गुंडों को पीटने लगती है, जिससे कि राजू उससे इम्प्रेस्ड हो जाता है और शॉक्ड होकर ये सब देखने लगता है। खैर अब कुछ गुंडे भैरवी पर हाथ उठा रहे थे तो राजू बीच में आकर उनकी पिटाई कर देता है। खैर अब वो अपनी दादी से बात करता है जो कि बहुत दुखी थी, जिनसे वो वादा करता है कि अगले 2 दिन में वो दादाजी को ढूंढ कर लेकर आएगा। अब अगले दिन राजू पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन बाहर उसे गंगा राजू दिखाई देता है जिसके पीछे वो जाने लगा था। वो उसे पीटने लगता है, जिससे गंगा राजू ये कहता है कि उसका संदूक से कोई भी लेना देना है ही नहीं, बल्कि वो उसके दादाजी ने ही चुराया था। जिसको सुनकर राजू को और गुस्सा आ जाता है और वो गंगा राजू को और पीटने लगता है, लेकिन तभी भैरवी बीच में आकर उनको बचा लेती है। वो बताती है कि वो गंगा राजू की नातिन है, यानी कि उनकी बेटी की बेटी, और वो उनके कहने पर ही राजू के पास आई थी ताकि उसके दादाजी को पकड़कर गंगा राजू के हवाले कर सकें। अब गंगा राजू कहता है कि राजू को सच पता ही नहीं है, सब कुछ उसके दादाजी कनक राजू ने ही करा था और उसकी ही वजह से उसकी दादी की ये हालत हुई। तो असल में गंगा माँ यानी कि गंगा देवी देवनगर साम्राज्य की राजकुमारी हुआ करती थी, जिनके पास अताहा यानी कि ढेर सारा सोना था। एक दिन एक भिखारी जो कि असल में कनक राजू ही था, उसकी नजर उनके ऊपर पड़ गई और उसने प्रसाद लेने के लिए उनका हाथ पकड़ लिया था, जिसको देखकर सभा के अंदर जितने भी सैनिक होते हैं और जो गंगा राजू थे उन्होंने यहाँ पर कनक राजू को खूब पीटा। ये अपमान कनक राजू सहन नहीं कर पाया और उसके अहम पर लग गया और उसके मन में रानी के सोने को पाने की लालसा भी जाग गई थी। वो उसी रात एक सिद्ध बैरागी यानी कि एक डीमन को ढूंढने निकल गया था, जिसे उसने कुछ महीनों में ढूंढ भी निकाला। और वहां पर काली शक्तियां इस कदर थी कि उसके प्रकोप से कनक राजू का घोड़ा तो पहले ही मर गया था। अब उसने बैरागी को पुकारा, लेकिन बैरागी की शिष्या ने यह कहा कि वो ऐसे नहीं सुनेगा, उसे खून चढ़ाना होगा। तो कनक राजू ने अपना ही एक हाथ काटकर उसको चढ़ा दिया। अब ये देखकर डीमन बैरागी बहुत खुश हो चुका था और वो उसके पास में आया, जिसका आधा चेहरा ही डिस्टॉर्टेड था, यानी कि बहुत ही अजीब सा था। अब उसने कनक राजू को एक काल कुएं के अंदर डाल दिया, जहां पर उसको लगातार 2 अमावस्या तक मंत्र जाप करना होगा। अब बीच में ही कनक राजू को कीड़े मकोड़े काटकर परेशान करते हैं, रक्त पिशाच उसका खून पीने आते हैं, लेकिन वो टस से मस नहीं होता। जिसके बाद में रिचुअल पूरा होते ही उसे कुछ सिद्धियां मिल जाती हैं और बैरागी ने उसको एक प्रसाद भी दिया था जो कि डिमोनिक था। अब कनक राजू वापस महल आता है, जहां पर उसने गंगा देवी को बाहर बुलाया और वो मना नहीं कर पाई, एक क्षण में ही बाहर आ गई। लेकिन गंगा देवी के पालतू हाथी परेशान होकर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान तक नहीं दिया। बाहर आने पर कनक राजू ने गंगा देवी को प्रसाद खिलाया और अब वो उसके वश में हो गई, जिसके चलते उसने उनसे शादी कर ली, उनका सारा सोना हड़प लिया और एक दिन देवी के आभूषण की चाबी गंगा राजू को सौंपकर उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया और खुद ही सारा सोना लेकर फरार हो गया। और इस चीज से गंगा देवी के घर वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया था, यानी कि देश निकाला की सजा दी गई और उसके बाद में वो पागल सी हो गई थी। और उसके बाद से ही उन्होंने अपने दिन बहुत ही मुश्किलों से काटे, बिल्कुल एक आम इंसान की तरह। बेसिकली यहाँ पर कनक राजू ने उनको भिखारी ही बना दिया था। खैर आगे चलकर उनका बेटा भी मारा गया था और वो अपने पोते को यानी कि राजू को अकेले संभालती रही, मतलब खुद राजघराने से थी, लेकिन मुश्किलों से जीवन काटने पर मजबूर हो गई थी। खैर आगे गंगा राजू बताता है कि उसे खबर मिली थी कि कनक राजू नरसापुर जंगल के अंदर है और वहां पर वो उसको ढूंढने भी गए थे, यानी कि उसी महल के अंदर। खैर अब राजू, भैरवी, मामा जी और राजू का दोस्त नरसापुर जंगल जाते हैं, जहां पर उन्हें वो महल मिल जाता है, जिसके अंदर जाने पर उन्हें वही सब अजीब से हिप्नोटिज्म सिंबल्स दिखाई देते हैं। अब यहाँ एक कमरे के अंदर वो वार्ड बॉय भी फंसा हुआ था और राजू सब जगह पर कनक राजू को ढूंढने लगता है। वहीं मामा जी एक साइड जाते हैं, जहाँ पर लगे हुए हिप्नोटिज्म सिंबल को देखने पर वहां पर वो हिप्नोटाइज होने लगते हैं। लेकिन तभी राजू एक रूम का दरवाजा खोलता है, जिससे कि मामा जी होश में आ जाते हैं और वो वार्ड बॉय भी आजाद हो गया था। अब राजू जिस रूम में आया था वहां पर उसे ढेर सारा सोना और पैसा मिलता है कि तभी वहां पर वार्ड बॉय आता है, जो कि उससे ये बोलता है कि वो यहाँ पर मौजूद किसी भी चीज को हाथ न लगाए, ये महल यहाँ के मालिक के कब्जे में है और वो मालिक कब का मर चुका है, यानी कि कनक राजू जिसको वो ढूंढ रहे थे। तो असल में जिस हॉस्पिटल में ये वार्ड बॉय काम करता था वहां पर कनक राजू हार्ट अटैक आने से मारा गया और अब वो इस जगह को हॉन्ट कर रहा था और उस वार्ड बॉय ने ही उनका अंतिम संस्कार किया था और उसने ही वार्ड बॉय को यहाँ तक खींचकर बुलाया ताकि उसकी अस्थियां यहाँ पर आ सके, ताकि उसका विसर्जन ना हो पाए और वो यहाँ पर बच जाएगा, यानी कि उसकी रूह हमेशा यहीं रहेगी। खैर अब तभी राजू सबको ये सोना बटोरने के लिए कहता है और बताता है कि वो इस सोने का असली वारिस है, जिसको वो लेकर ही जाएगा। कि तभी वहां पर एक विल उड़कर आती है और एक साउंड सिस्टम के पास जाती है
जिससे कि कनकराजू की ही आवाज आ रही थी कि ये महल उसका शरीर है और खजाना उसकी आत्मा है और वो इससे जुड़ चुका है और वो मरने के बाद भी अपना खजाना किसी को नहीं देगा, यानी कि उसको पैसों से इतना ज्यादा प्यार था। खैर राजू इसके लिए नहीं मानता और उसको चैलेंज करता है कि तभी कनकराजू की अस्थियों का कलश टूट जाता है जिससे कि उसकी राख बाहर आती है और अब वो उससे ही अपना रूप लेता है। वो राजू के सामने आ गया था जिससे वो ये कहता है कि वो यहाँ से नहीं जा पाएगा और वो यहाँ पर खुद नहीं आया बल्कि उसे कनकराजू लेकर आया है। और टेक्निकली देखा जाए तो कनकराजू यहाँ पर राजू का दादा था, लेकिन ऑब्वियस ही बात है ऐसा नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर कनकराजू ने बहुत बड़ी गलती करी थी, उसने सबको धोखा दिया था। असल में कनकराजू के खत्म होने के बाद में उसकी जो रूह होती है उसने एक ऐसी दुनिया बना ली थी जो कि काफी खतरनाक थी और उसी के चलते वो अपनी बीवी यानी कि गंगा माँ तक गया था और उसने ही अपने लिए उनके मन में चिंता पैदा करवाई। फिर उसने राजू को यहाँ पर आने के लिए भेजा, लेकिन वो यहाँ तक नहीं आ पा रहा था तो उसने फिर गंगा माँ का इस्तेमाल किया, उसे यहाँ तक लेकर आया हैदराबाद के अंदर और अब राजू यहाँ पर आ चुका था। अब आने वाली तीसरी अमावस्या को उसे एक बहुत बड़ा रिचुअल करना है जिसे कोई भी रोक नहीं पाएगा और उसके बाद उसका एक बहुत बड़ा और भारी काम सफल होगा। अब राजू और बाकी लोग महल से बाहर जाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन अब तक मेन डोरी गायब हो गया था, जिस पर वार्ड बॉय कहता है कि ये कनकराजू का माया महल है, यहाँ पर वो अपनी मर्जी से आ तो सकते हैं लेकिन जाना सिर्फ कनकराजू की मर्जी से ही होता है और वो यहाँ पर इतने दिन से इसलिए तो फंसा हुआ था। अब वो लोग दूसरा दरवाजा ढूंढते हैं, लेकिन उनके बाहर निकलने पर बीच जंगल से बिना पटरी के रेल निकलने लगती है और वो लोग वापस अंदर आते हैं तो उनको बाकी चीजें हॉन्ट करती हैं। अब इसी बीच गंगा माँ को कनकराजू का एक सपना आता है जो कि उसको इस महल के अंदर बुला रहे थे, ये कहते हुए कि वो खत्म होने वाले हैं और जल्दी ही गंगा माँ यहाँ पर आ जाए। वो ये बात राजू को फोन करके बताती हैं जिससे कि वो और परेशान हो जाता है कि आखिरकार अब कनकराजू को गंगा माँ से क्या चाहिए और ऐसा कौन सा उसका बहुत बड़ा मकसद बाकी है। खैर अगले दिन वो लोग खजाना लेने आते हैं तो सीधा हॉस्पिटल के ग्रेवयार्ड में पहुंच जाते हैं जहां पर कनकराजू की लाश को जलाया गया था, जो कि जलती हुई लाश उनको हॉन्ट करने लगती है। अब वो लोग महल के अंदर भाग जाते हैं और अब तक तो आपको समझ आ गया होगा कि ये महल असल में माया महल वाकई में है, मतलब कि जो है भी नहीं वो दिखता है। सच को झूठ बताना, झूठ को सच करना कनकराजू इजीली कर सकता था, यानी कि कनकराजू सबके दिमाग से खेल रहा था, सबको बांध कर रख रहा था। उसने अपनी एक अलग ही दुनिया बना रखी थी। खैर अब वो लोग विंडो से रस्सी डालकर भागने की कोशिश करते हैं लेकिन इसमें भी नाकामयाब हो जाते हैं। इतने में ही वो मेन महल के मेन एंट्रेंस में एक गाड़ी आता देखते हैं और ये गाड़ी असल में बेसी की थी, जो कि यहाँ पर कनकराजू से अपने पैसे लेने आई है और हो सकता है कि शायद से उसको भी यहाँ पर बुलाया गया होगा। वो राजू से थोड़ी बहुत बात करती है जिसे वो ये बता देती है कि वो तो चर्च में खाली स्टूडेंट थी और शादी वगैरह वो कर सकती है, वो प्रॉपर नन नहीं बनी है, जिससे कि उसे काफी दुख होता है क्योंकि वो उसकी ना हो सकी। ऑल्दो वो कुछ देर पहले ही भैरवी के साथ इंटीमेट हो चुका था, जो कि बहुत ही वियर्ड बात थी और वियर्ड इसलिए क्योंकि भैरवी इससे पहले पानी में कहीं से भीग कर आई थी और उसके बाद में वो राजू के साथ इंटीमेट हो गई, जो कि कैसे हुआ क्या हुआ कुछ भी समझ में नहीं आता। खैर अभी हम देखते हैं कि बेसी असल में एक आदमी के साथ आई थी जिसका नाम है RIP और जिसके साथ वो खजाने वाले रूम में जाती है जहां पर एक गोस्ट उसे हॉन्ट करता है और वो दोनों बाहर भाग जाते हैं। आगे भी उनको कुछ चीजें हॉन्ट करती हैं लेकिन सब लोग उनको संभालते हैं। अब तक राजू बेसी से बात करने उसके आसपास ही घूम रहा था, काफी खुश था, अटेंशन दे रहा था, जो कि भैरवी को अच्छा नहीं लगता, जिस पर वो उसे कन्फ्रंट करती है लेकिन वो ये कहता है कि उसका बेसी के साथ कुछ नहीं है। थोड़ी देर के बाद में बेसी अपने रूम में ही थी जहां पर वो प्रेयर्स कर रही थी, जिसके पास राजू आता है और बताता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है लेकिन उसे ये लगा कि वो शादी वगैरह प्यार वगैरह से दूर रहेगी तो उसने उसका रास्ता छोड़ दिया था, लेकिन वो तो शादी कर सकती है तो अब वो उसको प्रपोज करने आया है। वो भी बात को समझ जाती है कि भैरवी को उसने गलती से अपने साथ जोड़ लिया था और अब बेसी भी अपने प्यार का इजहार कर देती है क्योंकि वो भी उसके पीछे पागल थी। खैर इसी बीच हम कनकराजू को एक बकरी की बलि देता भी देखते हैं, जो कि वो अपनी दुनिया में कर रहा था, यानी कि माया जाल की दुनिया में। अब अगले दिन भैरवी बेसी से बात करने जाती है कि आखिर उसका और राजू का कनेक्शन पहले से है, लेकिन ये राजू यहाँ पर बात होने देना नहीं चाहता था। वो अचानक से नाटक करने लगता है कि उसमें कनकराजू की आत्मा आ गई है। वो उसी चेयर पर बैठ जाता है जो कि शुरुआत में देखी गई थी और अब तक उसकी दादी का कॉल उसके पास आता है। वो दादी से बात करने लगता है लेकिन सडनली उसकी आवाज बदल जाती है, जो कि ये कहने लगता है कि उसका पति मारा जाएगा और अभी सबको राजू में किसी और की ही झलक दिखाई देती है। खैर अगले दिन राजू दादी से माफी मांगता है कि वो तो बस गुस्से में वैसे ही बात कर रहा था। खैर अब तक राजू काफी परेशान हो चुका था तो बेसी उसको एक ग्रेट साइकियाट्रिस्ट और पैरानॉर्मल रिसर्चर पद्म भूषण के बारे में बताती है, जिसके चलते अगले ही दिन वो उसको यहाँ पर बुला लेते हैं। अब पद्म भूषण यहाँ आकर एक चीज को बारीकी से चेक करते हैं और एक रूम के बाहर ध्यान लगाने पर उन्हें कुछ भयानक विजन्स आते हैं, तो वो राजू से कहते हैं कि इस रूम के अंदर वो ना जाएं, यानी कि इस दरवाजे को कभी ना खोलें।
राजू पूछता है कि कनक राजू ये सब कर कैसे रहा है, तो पद्मभूषण कहते हैं कि वो कोई नॉर्मल तांत्रिक नहीं है, बल्कि एक साइकियाट्रिस्ट, हिप्नोटिस्ट, एग्जॉर्सिस्ट सब कुछ है, और वो उनके दिमाग के साथ खेल रहा है। इस पूरे घर के अंदर हिप्नोटिज्म सिंबल्स हैं, इल्यूमिनेशन सिंबल्स हैं, जिनके जरिए वो किसी को भी हिप्नोटाइज करके ट्रांस जैसी स्टेट में ले जाता है। अब आगे वो ये बताते हैं कि कनक राजू ने उन लोगों का थॉट प्रोसेस लॉक करके कंट्रोल रखा हुआ है, और इससे बचने के लिए उन्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर दूसरा वर्ल्ड बनाकर अपनी ही थॉट्स को उसके अंदर डालना पड़ेगा। आई नो कि बहुत ही वियर्ड काइंड ऑफ शिट है, लेकिन क्या कर सकते हैं। एनीवेज पद्मभूषण अब खुद राजू को ही ट्रांस में ले जाते हैं, जहां पर उसे एक अच्छी जगह समुद्र का किनारा दिखने वाला था, लेकिन बीच में ही कनक राजू उसे अपने ट्रांस में ले जाता है और महल के एक रूम में पहुंचा देता है, जहां पर वो 3 लोगों के गले काट रहा था, और इससे डरकर राजू होश में आ जाता है। अब पद्माभूषण ये कहते हैं कि उनको वो रूम देखना होगा जहां पर वो जगह सच है या फिर झूठ, या फिर खाली राजू का हेलुसिनेशन था। अब वो लोग उस रूम में जाते हैं तो वहां पर उनको वाकई में एक कुआं मिलता है, जिसके अंदर 3 लोगों की सर कटी लाश लटकी हुई थी। मतलब कि राजू ने जो देखा वो असल में यहाँ पर हो रहा था या फिर हो चुका था। सब लोग डरकर यहाँ से भाग जाते हैं और कनक राजू पद्मभूषण के सामने आता है, जो कि ये कहता है कि उसने पद्मभूषण को यहाँ पर इसलिए आने दिया ताकि वो कनक राजू की दहशत बता सके, ना कि उसके राज खोले। खैर अब वो खुद पद्मभूषण को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन पद्मभूषण प्रिपेयर्ड थे तो वो ट्रैप नहीं होते। लेकिन कनक राजू उनसे भी 4 कदम आगे निकलता है, जो कि उनको ट्रैप कर ही लेता है और उनकी पोती की मौत का विजन उसको दिखाता है। वो इससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जिसके साथ ही कनक राजू गायब हो गया था। अब सभी लोग पद्मभूषण को संभालते हैं, जो कि ये कहते हैं कि कनक राजू बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और उससे बचने के लिए उन्हें उससे भी आगे का सोचना पड़ेगा और खुद को सेल्फ हिप्नोसिस में ले जाना पड़ेगा, और तब जाकर ही वो शायद कनक राजू के ट्रांस से बच सकते हैं। बेसिकली अपनी सोच को, अपने माइंड को अपने ही दिमाग के अंदर एक ऐसी अलग जगह पर कैद रखना पड़ेगा जहां पर कनक राजू पहुंच ना पाए और उनको यहां पर मैनिपुलेट ना कर पाए। आई होप कि आपको अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, और इसको बिल्कुल इट वेलकम टू डेयरी के डिक हैलोरन वाले कॉन्सेप्ट से आप समझ लो। जैसे कि उसने अपने दिमाग के अंदर ही सारी चीजों को लॉक करके ताला मार दिया था और चाबी को ऐसी जगह फेंक दिया था जिसको वो खुद भी ना ढूंढ पाए। बिल्कुल उस तरह का कॉन्सेप्ट है। आई मीन कोशिश तो करी गई है, लेकिन उस लेवल तक ये लोग पहुंच नहीं पाए। अब पद्मभूषण एक किताब से देखकर आगे ये बताते हैं कि शास्त्र चक्र को काबू में करके ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए युगों युगों की साधना लगती है। लेकिन अगर कोई अपने इमोशंस में लीन होकर कोशिश करे तो आगे कुछ हो सकता है, लेकिन इससे पहले वो आगे और कुछ बता पाते, इससे पहले ही वो किताब अपने आप जल जाती है, जो कि कनक राजू का ही करा धरा होगा, और तभी एक इनविजिबल शक्ति उन्हें यहाँ से वहां पटक कर सीधा महल के बाहर फेंक देती है। अब आगे उनका क्या हुआ कुछ भी नहीं पता, वो मारे गए, जिंदा थे, कोई आइडिया नहीं है। खैर अगले दिन राजू बेसी के साथ था कि तभी वहां पर भैरवी आ जाती है, जो कि उस पर गुस्सा करती है और इंटीमेट वाली बात बता देती है, जिससे कि बेसी भी गुस्सा हो गई थी। अब वो दोनों का ध्यान भटकाता है, लेकिन अब तक उसे ढूंढते हुए अनीता भी यहाँ पर आ जाती है। जी हाँ, और वो अपने प्यार का इजहार कर देती है। आई मीन किसने क्या फूका था ये लिखने से पहले, आई मीन लिटरली हो क्या रहा था कुछ भी समझ में नहीं आता। अब यहाँ पर देखो, तीनों लड़कियों को उसे पीटना चाहिए था, लेकिन वो उससे गुस्सा होकर ये पूछने लगती है कि उसे किसी एक को चूज करना होगा, और अब वो किसी एक को चूज करेगा। मीनवाइल दूसरी तरफ गंगा राजू को कनक राजू के कॉल का भ्रम दिखाता है और उन्हें गंगा माँ को महल लाने के लिए बोलते हैं। आई मीन नाम देख रहे हो, गंगा राजू, कनक राजू, गंगा माँ, इतने कंफ्यूजिंग नेम्स रखे हैं बिल्कुल। खैर अब ये सब सुनते हुए गंगा राजू गंगा माँ के पास जाते हैं, लेकिन वो उन्हें देखकर गुस्सा हो जाती है और वो उनको सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन अब तक गंगा माँ को स्ट्रोक आ गया था। उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराकर गंगा राजू को कॉल करते हैं और ये सब बताते हैं, तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और जल्दी से गाड़ी लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ आने पर कोई उसे सुन नहीं पा रहा था कि तभी कनक राजू की आवाज आ रही होती है, जो कि ये कहता है कि यहाँ पर उसे कोई नहीं सुनेगा, देखेगा भी नहीं, क्योंकि वो हॉस्पिटल में है ही नहीं। वो तो महल से कभी बाहर गया ही नहीं था और ये बस कनक राजू का दिया हुआ एक भ्रम था और उसे कनक राजू से अलग सोचना होगा, तभी वो यहाँ से बाहर जा सकता है। साथ ही साथ उसने उसकी दादी से उसे अलग किया ताकि अमावस्या पर वो गंगा माँ को जान से मार सके। वो आगे ये बताता है कि हार्ट अटैक आने से पहले उसने एक रिचुअल करके बैरागी से पूछा था कि उसे दोबारा जन्म कैसे मिलेगा ताकि वो अपना जीवन फिर से जी सके, जिस पर बैरागी ने बताया कि उसे ये शरीर छोड़ना होगा और फिर उसकी वाइफ की बिल्कुल नॉर्मल मौत होनी चाहिए, यानी कि ऐसा होना चाहिए कि वो खुद पे खुद मारी जाए, फोर्सफुल मौत नहीं होनी चाहिए। और उससे होगा ये कि कनक राजू के जो पाप हैं वो कट जाएंगे और फिर उसको एक नया जन्म मिल जाएगा। और इसलिए ही कनक राजू ने राजू को गंगा माँ से दूर किया, उनको बहुत ज्यादा टेंशन देता गया और अब मौत के करीब ले
आया। राजू को अब तक बहुत गुस्सा आ चुका था और वो अकेले महल के अंदर एक मशाल लेकर जाता है जिससे वो कनक राजू का सारा पैसा जलाने लगता है। लेकिन अब तक कनक राजू वहां पर आकर उसको ये कहता है कि वो पैसा नहीं जला रहा बल्कि वो हॉस्पिटल में ही है और अपनी दादी को जला रहा है, क्योंकि अब तक वो कनक राजू के ही ट्रांस में था, यानी कि वो वाकई में निकला था महल से। लेकिन हॉस्पिटल में आकर कनक राजू ने ऐसा फील करवाया कि वो कभी भी महल छोड़कर नहीं गया था। अब राजू होश में आता है तो वो सच में दादी को जला रहा था जिनके पैर जल भी गए थे, जिनको देखकर एक नर्स चिल्लाने लगती है और वो जल्दी जल्दी आग बुझाने लगता है। अब वो देखता है कि यहाँ तो महल वाली मशाल है और अगले ही पल वो खुद को महल में पाता है। कनक राजू उससे कहता है कि वो अब इस ट्रांस में फंस चुका है और वो खुद को दोनों जगह पर पाता है, यानी कि यहाँ पर बहुत ही वियर्ड चीजें चल रही थी। अब राजू बहुत ज्यादा परेशान होकर रोने लगता है, तड़पने लगता है। वो खुद को सेल्फ हिप्नोसिस से दूसरे ट्रांस में ले जाने की कोशिश भी करता है लेकिन कामयाब नहीं हो पाता और काफी परेशान हो जाता है और ऐसे ही वो हारने लगा था। खैर तभी उसे गंगा राजू की बात याद आती है कि उसकी दादी एक साम्राज्य की राजकुमारी थी। उसे अपनी दादी की बात याद आती है कि उन्हें एक ही चीज याद रही और वो था राजघराना। उसे पद्मा भूषण की बात याद आ गई कि उसे खुद के ट्रांस में जाना होगा और कैसे जाना होगा, ध्यान लगाकर किसी एक की पॉइंट को पकड़ना होगा। और अब वो एक ट्रांस बनाता है जिसके अंदर उसकी दादी देवनगर साम्राज्य की महारानी है और ऐसे वो खुश होता है कि वो कनक राजू के ट्रांस से निकल गया। कनक राजू समझ जाता है कि अब राजू उसकी कैद से बाहर जा रहा है तो वो उसे फिर से ट्रांस में लाने की कोशिश करता है, लेकिन राजू अपने ही ट्रांस के अंदर अच्छे से रम गया था। अब महल के अंदर वो पैसों में आग लगाने लगता है कि तभी कनक राजू एक मगरमच्छ प्रकट करता है और वो राजू पर हमला करने लगता है, लेकिन राजू उससे लड़कर उसे मार डालता है। खैर अब कनक राजू की परछाई से महल के सोल्जर स्टैचू को जिंदा करता है, जिनको मारने पर राजू को ही दर्द हो रहा था, लेकिन वो एक बार में ही स्टैचू को जला देता है जिससे कि वो भी खत्म हो जाते हैं। अब कनक राजू को रेत के समुद्र में फंसा देता है, लेकिन अपनी दादी की आवाज से राजू उससे भी बाहर आ गया था। वो सारे के सारे पैसों को, दौलत को जलाने पर था, जो कि असल में कनक राजू की सोल थी। कि तभी कनक राजू बैरागी को बुलाता है जो कि ये बताता है कि राजू अपने हर इमोशन, गुस्सा, दुख, प्यार और सबके पीक पर आ चुका है और अब वो कहीं तक भी सोच सकता है, मतलब कि अपने माइंड में चीजों को कहीं तक भी समझ सकता है। और वो ऐसे ही करता रहा तो उसके सारे चक्र जाग जाएंगे और फिर कनक राजू को खत्म करने के लिए खुद ब्रह्मांड भी राजू का साथ देगा। और यही तो होता है उस शास्त्र का मतलब, यानी कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी से मिल जाना। अब कनक राजू बैरागी की आत्मा को उसकी आत्मा से मिलाने के लिए बोलता है, नहीं तो अभी वो राजू से हार जाता। और बैरागी अपने स्टूडेंट यानी कि अपनी सोल को उसके आत्मा से मिला देता है। और अब कनक राजू से कहता है कि अगर उसने दादी को बताया कि उसका पति मारा गया है तो दादी भी मारी जाएगी। तभी हम देख पाते हैं कि ये दोनों मिलकर एक बहुत बड़ा सा डीमन बन चुके थे। और अब तभी हम देख पाते हैं कि यहाँ पर कनक राजू और बैरागी मिलकर एक बहुत बड़ा सा दैत्य डीमन बन जाते हैं। बिल्कुल ये क्लैश ऑफ द टाइटन्स की तरह लग रहा था। एनीवेज तभी कनक राजू से कहता है कि अगर उसने दादी को बताया कि उसका पति मारा गया है तो दादी भी मारी जाएगी, जिसकी चिता राजू को जलानी पड़ेगी। राजू को इससे दुख होता है कि तभी बैरागी और कनक राजू एक होकर राजू को पकड़ लेते हैं। वो उसकी लाइफ फोर्स को, लाइफ एनर्जी को खा रहे थे। अब राजू अपनी दादी को याद करता है जो कि ये कहती है कि वो दुर्गा माता का अंश है और वो खास नक्षत्रों में पैदा हुआ था और अब उसके साथ खुद देवी हैं, जिसके साथ ही राजू के सारे चक्र एक्टिव हो गए थे। और अब वो कनक राजू को, जो कि बहुत बड़ा हो चुका था, उसको एक पंच में गिरा देता है। अब मूवी की एंडिंग सीन में वो अपनी दादी को कनक राजू के श्राद्ध में ले जाता है, लेकिन अब उसकी दादी, जैसा कि पता था कि अल्जाइमर की शिकार थी, वो फाइनली कनक राजू का चेहरा ही भूल गई थी, क्योंकि उसके साथ साथ उसका हिप्नोटिज्म भी खत्म हो गया था। खैर अब आगे चलकर हम एक पोस्ट क्रेडिट सीन देखते हैं जहां पर राजू एक अजीब से सर्कस वाले गेटअप के अंदर जोकर बनकर बैठा हुआ था, जो कि ईविल दिख रहा होता है, यानी कि यहाँ पर पार्ट 2 भी आने वाला था। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन। बाकी आप लोग कमेंट में बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी, और सिर्फ झूठ बोलना है और सरकाज़म दिखाना है। और देखो मेरे हिसाब से तो ये दुनिया की बेस्ट हॉरर कॉमेडी मूवी है, मतलब कि स्त्री को भी इसने पीछे छोड़ दिया। मतलब इट वेलकम टू डेरी वाले जो थे वो डिक हैलोरन के दिमाग के कॉन्सेप्ट को क्या ही दिखा पाए थे, यहाँ पर राजा साहब के अंदर कितना बढ़िया से उसको शो करा गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट करे बिना तो बिल्कुल मत जाना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए